Plants require less energy and animals require more energy. Plant tissues are usually dead, whereas animal tissues are living. और इसके बाद लोकोमोशन प्लांट्स में होता है नहीं होता है, ठीक है। तो पहले बोल दी तो डायनामिक और स्टैटिक से आ ही गया। चलिए ये अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना, तो सबसे पहले कि प्लांट टिश्यू पढ़ना है तो एक चीज़ को हम लोग जानते जाएं पहले कि क्या क्या, अगर प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू ठीक है। तो प्लांट टिश्यू को सबसे पहले हम लोग ओवरऑल जो देखें कितने भागों में बांटेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और अगर तुमसे कोई पूछे जो प्लांट में पहला टिश्यू जो बनता होगा वो परमानेंट होगा या मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। फर्स्ट टिश्यू जो बनता होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो इसका मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो कैसे टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू कैन बी रिगार्डेड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये टिश्यू है दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ सेल्स है। अगर यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं सब में डिवीजन करने की कैपेसिटी है, मतलब अगर यहाँ 5 है 10 बने 15 बने तो उस टिश्यू को क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कट गया, फिर स्टॉप हो गया। ध्यान दीजिए, जब उस मैथ्स का है तो मैथ्स को बाद में करेंगे। कह रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहेंगे, अगर किसी टिश्यूज के सेल्स में डिवीजन कैपेसिटी रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, द टिश्यू whose cells retain the capacity of division known as मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहेंगे, ठीक है। आप में से बोलिए 3 आदमी में से इंग्लिश में बोल रहा, मतलब वैसा टिश्यू जिसके सेल्स में डिवीजन कैपेसिटी रहेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाएगा, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनेगा। मतलब ये क्या करें, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल बार बार डिवाइड करते हैं उनको अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बोलते थे, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक, और जिस टिश्यू के सेल्स में अब डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं है, बल्कि अब वो क्या किया है, उसने अपना फंक्शन को भी परमानेंट बना लिया, अपने स्ट्रक्चर को भी परमानेंट बना लिया, तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किसको बोल रहे हैं, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट टिश्यू दैट विल फॉर्म्स इन द बॉडी ऑफ प्लांट विल बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहते हैं, वैसा टिश्यू जिनके सेल्स में डिवीजन कैपेसिटी बनी रहती है, जबकि वैसा टिश्यू जिनके सेल्स में डिवीजन कैपेसिटी ख़त्म हो चुका है, लॉस हो गया, और उनके सेल्स बिकम परमानेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेफिनेशन और परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन जानना था, तो इसका तो डेफिनेशन क्लियर हो गया।
अगर इसका डेफिनेशन क्लियर करना है तो अब कितने लोग बोल सकते हैं? अगर ऐसे बोलना है, द टिश्यूज हुज सेल्स बिकम परमानेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नोन एज द टिश्यूज हुज सेल्स बिकम परमानेंट। ठीक है, लास्ट बेंच आप बोलेंगी कनिष्का, परमानेंट टिश्यू। टिश्यू के विषय में बता रहे हैं, सेल से स्टार्ट ही नहीं करें। आपके बगल में आप खड़ी रहिए कनिष्का, और फिर मुंह में कुछ रखी हो क्या, खा रही हो क्या? नहीं, चलो। द टिश्यू से स्टार्ट करो। हुज बिग टेम्परेरी या परमानेंट, किस चीज़ में? फंक्शन और स्ट्रक्चर में। तो वैसे टिश्यूज को, ठीक है, आविष्कार आप बोलो, डिफाइन करो अंग्रेजी में। नहीं, परमानेंट टिश्यू। तुम बैठो बैठो, ठीक है। अब बताओ, नहीं बताओगी तो खड़ी रहोगी, तुम बैठो। परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे? इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। याद थोड़ा सा करेंगे, दिमाग में प्रेशर देंगे तो याद होगा, ठीक है। अब दूसरी बात कि अगर इस टिश्यूज के सेल्स हैं और इस टिश्यू के सेल्स हैं तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक तो डेफिनेशन के तौर पे डिफरेंस हो गया, दूसरा अगर डिफरेंस देखेंगे तो इसके जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर थिन वॉल्ड, ठीक है। इसका जो सेल वॉल क्या होगा? थिन वॉल्ड होगा। प्लस इसमें आपको क्या होगा? मेटाबॉलिकली काफ़ी एक्टिव होगा, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। प्लस डेंस साइटोप्लाज्म, इसी से दे के आप फीचर लिख लेंगे, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और रिजर्व फूड मटेरियल नहीं रहता है। लैक ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, लैक ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी हम लोग कहते हैं कि प्लांट टिश्यूज, प्लांट सेल में वैक्यूल्स पाया जाता है और एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखते हैं? यूजुअली वैक्यूल्स नहीं होगा, अगर होगा भी तो क्या होगा? बहुत छोटा होगा, ठीक है। लैक्स vacuole if present it will be very small। अब इतना को अगर देख के हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग को समझ में आया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द टिश्यूज whose cells retain the capacity of division। The cells of meristematic tissues shows following features। पहला फीचर क्या है? Their cell wall is thin, they are metabolically, they have dense and prominent, usually they lack, if vacuole will present, ठीक है, एंड लैक ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस भी, लैक ऑफ तुम्हारा एक मॉड्यूल मेरे पास, हमको याद करके हम ला देंगे, ठीक है, तुम्हारा मॉड्यूल मेरे पास है। तो अब हम लोग फीचर्स भी जान गए। अब हम लोग अगर कहेंगे कि इतना लिखा हुआ और होमवर्क में देंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके फीचर्स लिखें तो कम से कम 2-3 फीचर तो याद रहेगा, ठीक है। अगर इसको
हम डिलीट कर दें आप लोग के कंप्यूटर भाषा में, मोबाइल के भाषा में, तो अब कितने लोग बता सकते हैं डिलीट के होने के बाद? एक हैंड, केशव, अल्पना। हाँ ठीक है, तो हम डिलीट कर रहे हैं। हम पूछ लेते हैं, चलिए पहले अल्पना, और जो अल्पना तो बोली है ना, कॉपी में देख लेंगे, लिखा बोलो। If present, it is very small in size. It is metabolically active. साइटोप्लाज्म। It has less cytoplasm and prominent nucleus. आप बोलिए, बैठो। It lacks vacuoles. The cell wall is thin. It has nucleus. Prominent, yes. It has dense cytoplasm. एंड दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, बॉयज़ में भी अब एक आदमी से पूछ लें, किससे, कौन बताएगा? केशव हाथ उठाया था, बोलो। हाँ, उसका तुमसे पूछेंगे। सेल वॉल थिन होता है सर, मेटाबॉलिकल एक्टिविटी एक्टिव रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस अधिकांश सेल में होता है, परमानेंट कहाँ? प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, ठीक है ठीक है। साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस होगा? तुम बोलो, बैठो। So cytoplasm dense होगा. So metabolic reaction active होगा. So thin wall होगा. और cell vacuoles होगा, तो इनका सब small size का होगा. ठीक है, तो हम लोग लगभग समझे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन के आधार पे, लोकेशन के आधार पे कितने भागों में? 3 भागों में। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन, उसको बाद में करेंगे क्योंकि परमानेंट पे भी आ नहीं रहे, बेस्ड ऑन पोजीशन, लोकेशन, ये कितने प्रकार का, क्या क्या होगा? इंटरकैलरी, लैटरल। ठीक है, मतलब कि देखो ओरिजिन के आधार पे प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा वहाँ। तो हम लोग जो बुक को भी ध्यान दें, बुक के अनुसार, तो बुक क्या कह रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही मेनली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ? और प्लांट में ग्रोथ एक ही रीजन में, किस पर्टिकुलर रीजन में होता है या थ्रू आउट द प्लांट बॉडी होता है? रीजन में। ये भी हम लोग लिखेंगे अंतर वाले में, था ना, कि एमॉन्ग प्लांट ग्रोथ इज कन्फाइंड टू पर्टिकुलर रीजन, ग्रोथ इज कन्फाइंड टू पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, अब है कि हम लोग क्या देखते हैं कि सपोज दैट कि एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल का मतलब ही ठीक है, एपिकल मतलब मेरिस्टेम। अगर सपोज दैट एक प्लांट बनाते हैं, एक प्लांट बना लें और इस प्लांट में क्या हो रहा है? पानी इधर इतना, फिर गिरेगा। हाँ, बाल्टी में कर दो। ठीक है, देखो प्लांट में कुछ पार्ट ज़मीन के नीचे रहता है, मैक्सिमम अधिकांश केसेस में रूट रहता है, लेकिन कभी कभी आलू वगैरह देखते हो वो सब स्टेम है, प्याज क्या है? स्टेम है। लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ दें, एक्सेप्शन को छोड़ दें, तो सपोज दैट कि ये एक हम लोग रूट बना दिए। ठीक है, प्राइमरी रूट, इससे जो रूट निकलेगा सेकेंडरी और टर्सरी जो भी होगा, ऊपर में स्टेम शूट सिस्टम निकाल दिए और यहाँ पे शूट सिस्टम से ये ब्रांचेज निकाल दिए। अब क्या होगा? आज जो ये प्लांट यहाँ पे भी सेल्स होंगे, पूरे बॉडी में तो सेल्स ही ना है, तो अब ये प्लांट आज जितना बड़ा है क्या उतना ही लंबाई 6 महीने के बाद भी रहेगा? बढ़ेगा ना?
तो इसका मतलब हम लोग देखते हैं कि लंबाई में, प्लांट के लंबाई में या रूट का जो लेंथ है या स्टेम शूट का जो लेंथ इंक्रीज करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू कौन होगा? एपिकल मेरिस्टेम। तो अब एपिकल मेरिस्टेम कहाँ? एपिकल मेरिस्टेम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द टिप। क्या बोले? बेस्ड ऑन पोजीशन। तो प्रेजेंट कहाँ पे? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एपेक्स। रूट एंड शूट एपेक्स। और ये क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पोजीशन के आधार पे कितने टाइप्स का है? 3 टाइप में कौन कौन? एपिकल मेरिस्टेम को कैसे डिफाइन करेंगे? द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले तो प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एपेक्स या शूट इज कॉल्ड। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एज वेल एज शूट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इंटर कैलरी। बायो में इंटर का वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब होता है के बीच और इंट्रा। याद रखेंगे इंटर और इंट्रा दोनों अलग अलग मीनिंग देता है। इंट्रा क्या मतलब होता है? इन बिटवीन, ठीक है। और इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। अगर सेल के अंदर में कोई चीज़ है तो उसको क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर। लेकिन अगर सपोज दैट ये सेल यहाँ पे है, ये सेल यहाँ पे है और यहाँ पे सेल है, तो ये गैप सेल के बीच में है, ये जगह बन गया, तो इसी को ना बताया गया होगा इंटरसेलुलर स्पेसेज कि इंट्रा बोला गया, इंटर बोला गया था पैरेन्काइमा में, इंटरसेलुलर स्पेसेज। तो इंटर और इंट्रा का डिफरेंस समझे तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इंटर कैलरी, तो इस इंटर का मतलब इन बिटवीन। अगर मान लेते हैं दिस ग्रीन पार्ट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसके चारों ओर ब्लू वाला जो रिप्रेजेंट कर दे रहा है वो परमानेंट टिश्यू है, तो किसके बीच में है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? परमानेंट टिश्यू के बीच में घिरा हुआ है। तो इसके लिए क्या टिश्यू यूज किए? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर दोज मेरिस्टेम्स which remain surrounded by permanent tissue। अक्सर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है? बेस ऑफ इंटरनोड। यही पढ़ी हो। अब यहाँ पे ये बात समझे, बेस ऑफ इंटरनोड नहीं समझे कि समझे? कभी भी कितने लोग ये बात नोड इंटरनोड नहीं समझे थे? ध्यान दीजिए, एक स्टेम है, ठीक है, सब कुछ जानता है। स्टेम के जिस प्लेस से कोई लीफ निकल रहा है या कोई ब्रांचेज निकल रहा है तो वह जगह क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। नोड इज द प्लेस फ्रॉम वेयर लीव्स और ब्रांचेज अराइज। नोड क्या है? व्हाट इज नोड? अराइज, जहाँ से। अब अभी हम लोग इंटर नोड बात कर रहे हैं, तो ये अगर नोड है, ये नोड है, तो इस दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? अब समझ में आया? अब
ये इंटरनोड, तो यहाँ पे जो पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे, और इसके जस्ट ये इंटरनोड का जो बेस यहाँ पे आधार हुआ, यहीं पे पाया गया। तो आप समझे पहले कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स किसको कहें? इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स आर द surrounded by permanent tissue. टिश्यू, यूजुअली दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड। ठीक है, इसमें कोई, अब यहीं से क्या होगा, बर्ड्स वगैरह निकल जाता है। अब बर्ड जो एक छोटा सा डाली वगैरह निकलेगा। ठीक है, आप देखिए कि क्या हो, सपोज दैट कि ये वाला हमारा उंगली जो यहाँ पे हम बना दिए, यहाँ पे ये परमानेंट टिश्यू, और यहाँ पे ये क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ब्लैक दिख रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा तो यहाँ पे सेल नया नया बनेगा, नया सेल बनेगा तो डिपोजिशन होगा, तब क्या होगा, ऊपर थोड़ा सा तो एक डाली वगैरह के रूप में बाहर निकल जाएगा, बर्ड के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से कोई बर्ड वगैरह निकलेगा। ठीक है, अब है लैटरल। लैटरल वर्ड लिटरल मीनिंग साइड होता है। लैटरल का मतलब साइड होता है। ठीक, अगर पहले तो इतना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद हो गया, किनको नहीं याद हुआ? आशुतोष याद हो गया? क्योंकि यहाँ से तुम जाओगे तो बीच में तुम्हारा 2-3 जगह रुकोगे भी छुट्टी के बाद, देखते हैं 2 दिन देखे हैं तुमको। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फीचर याद रहेगा। अब क्या बताएं, एपिकल मेरिस्टेम्स में दिक्कत, इंटर कैलरी। अब हम लोग कहते हैं कि लैटरल, लैटरल का मतलब हम लोग कैसे समझें? इंटर कैलरी तो गिव राइज टू बर्ड्स ब्रांचेस। ठीक है, अबे कि यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम्स, तो हम लोग क्या देखते हैं, जब कभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग आरा मशीन समझते हो, जिसमें लकड़ी उकड़ी कटाता है, लकड़ी उकड़ी का जो आरा मशीन, जहाँ पे आप फर्नीचर वगैरह की लकड़ी वगैरह देखते हैं ना, आप शहर में भी अगर बहुत बार आपके घर में आम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, काट के रखा जाता है तो ये गोला सा ऐसा सर्किल में दिखता है। अब ये क्या कहलाया, ये पेरीफेरी कहलाया, और इसको साइड भी मान सकते हैं। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पोजीशन यहाँ पे है, क्योंकि किताब में जिस तरह से फिगर है उसको समझना मुश्किल है, किताब में जो इस तरह से दिया है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा लैटरल में दिक्कत हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए ये वाला अगर साइड में इस तरीके से पाया जा रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके साइड में पाया जा रहा है, किनारे में, किनारे किनारे है, तो उसको क्या बोलेंगे, लैटरल मेरिस्टेम्स। लैटरल मेरिस्टेम्स हम लोग क्या देख रहे हैं, दे आर द मेरिस्टेम्स दैट फाउंड प्रेजेंट पैरेलल टू द साइड, पैरेलल टू द पेरीफेरी। लैटरल मेरिस्टेम्स किसको कहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट आर प्रेजेंट्स पैरेलल टू द या पैरेलल टू द साइड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कट किया हुआ है, यहाँ पे ये कट किया हुआ है, ये है, और इसमें रेड वाला जो हम क्या बना रहे हैं, ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब ये सभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो क्या करेगा, अपने जैसा सेल बनाएगा। अगर ये सभी सेल बनाएगा तो इधर एक सेल का लेयर बनते चला जाएगा, लगातार अगर इस तरह से बनते चला जाएगा तो तुमको लगता है कि ये धीरे धीरे करके इधर और ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर जाएगा तो पहले तुम्हारा इतना से इतना थिकनेस था, मोटाई था, अब क्या होगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो लैटरल मेरिस्टेम से किस चीज़ में ग्रोथ हुआ, इंक्रीज किया, थिकनेस में, थिकनेस में।
तो लैटरल मेरिस्टेम्स जो होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होता है, क्योंकि ये लाइफ प्लांट के लाइफ में बाद में प्रोड्यूस होता है। लैटरल मेरिस्टेम प्लांट के लाइफ में बाद में होगा, और इस मेरिस्टेम्स के कारण से क्या रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए? इंक्रीज इन गर्थ। देखो यहाँ पे तुमको लिखता है गर्थ, ब्रैकेट में थिकनेस। कौन सा मेरिस्टेम थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? लैटरल मेरिस्टेम्स। अब फिर से, अब एक आदमी जो भी उठेगा पूरा का पूरा बताएगा, ठीक है? तुम पहले हमको टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताओ। There are three types of merismatic tissue: apical, intercalary, and lateral. And apical is present at the tip of the root and shoot, and it is responsible for the growth of root and shoot at the root apex and shoot apex. Responsible for increase in the length of root and shoot. Second, Intercalary, it is responsible for growth of birds. ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे पाया? कहाँ? पहले तो पोजीशन एट द बेस ऑफ। और कैसे टिश्यूज को इंटरकैलरी कहेंगे? व्हेन दे आर, एक्चुअली क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, जब वो ग्रो करते रहता है तो उस टिश्यूज का कुछ पार्ट पीछे छूट जाता है, और पीछे छूट जाता है तो फिर वो क्या हो गया? गिर गया परमानेंट टिश्यूज से, और उसी को क्या बोले? इंटरकैलरी। तो सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे, चूंकि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन बता रहे थे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि दे आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच रिमेन सराउंडेड बाय परमानेंट टिश्यू, यूजुअली दे फाउंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड। अब हम इंटरनोड बता दिए, तो फिर हम पूछेंगे व्हाट इज नोड? ठीक है, बर्ड्स, ब्रांचेज, या फिर हम लोग देखते हैं कि जो लिप्स वगैरह राइज करेगा। एंड व्हाट इज इंटरनोड? डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, और बैठिए, किस स्टेम का एकदम आइडेंटिफाइंग फीचर है? स्टेम का आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है? नोड है। अगर नोड है तो वो स्टेम होगा। अभी हम बताएं कि स्टेम में आलू का भी नाम लिए थे, आलू को ट्यूबर कहते हैं, पोटैटो वाले ही, लेकिन हम लोग बॉटनिकली ट्यूबर बोल देते हैं। कभी देखे हो अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में जो पोटैटो रहता है, जो पुराना वाला, उस समय आलू ही मिलता है, यहाँ पे गड्ढा जो है जिसको आई कहते हैं, इससे एक नया पेड़ जैसा निकलने लगता है। इसका मतलब दिस वाज द नोड, दिस वाज द नोड, दिस वाज द नोड। अगर इसमें नोड है तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? स्टेम। लेकिन स्टेम की तरह दिख रहा है, तो ऐसे स्टेम को मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। लेकिन इतना नहीं, लेकिन नोड किस चीज़ का पहचान है? रूट का या स्टेम का? ठीक है, नोट ओनियन भी होता है, ओल जो है ना, ओल हम लोग वो भी है, बहुत सारा है। जो टर्मरिक की बात करते हो, जिंजर की बात करते हो, गार्लिक की बात हो, ये सब तुम्हारा स्टेम है। मतलब हम सिंपल सा पोटैटो इसलिए बताएं कि पोटैटो सब कोई जान रहे हैं ना। अभी टर्मरिक वगैरह की बात करेंगे तो उतना समझेगा नहीं, लेकिन जो चीज़ पोटैटो, पोटैटो स्टेम है, लेकिन स्वीट पोटैटो रूट है। आपको ध्यान क्या देना है? स्वीट पोटैटो, लेकिन पोटैटो, अब उस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम लोग इंटरकैलरी पे आ गए। लास्ट वाला क्या था? लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम, तो लैटरल मेरिस्टेम्स में किसको बोलेंगे? हाँ आशुतोष बोलो, लैटरल मेरिस्टेम का पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे? द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद हाँ किधर पाया जाता? विच अकर, विच इज प्रेजेंट, कुछ भी बोलो। नहीं, स्टेम में तो ठीक है, पाया तो जा रहा है।
चलो प्रांजल। सर नोट्स डेट नहीं ठीक है, बोलने तो दो। क्वेश्चन था हाउ विल यू डिफाइंड लैटरल मेरिस्टेम। केशव तुम भी उसी के मतलब सहपाठी हो, बोलो। लैटरल द पानी होता है स्टेम में वो। ठीक है, देखो अब उससे पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? आनंद, आप बोलिए। लैटरल मेरिस्टेम। सर ये पार्ट नहीं चुप रहो, बोलने दो। It is present in streams and giving birth to the stream. ठीक है, नहीं अभी नहीं, पहले बॉयज़ में इन लोग का अभी इनसे तुम बताओ। लैटरल मेरिस्टेम किधर पाया जाता है? हम आ रहे हैं वहाँ पे, आएंगे। सुन तो रहे थे तुम भी। It is a type of merismatic tissue. It is present on the internode. पहले उसको, छोटा है ना तुमसे, फर्स्ट उसको बैठो तुम लोग खड़े हो जाते हो, खराब नहीं लगता है। लैटरल मेरिस्टेम, आई एम आस्किंग अबाउट लैटरल मेरिस्टेम। दिव्यम भी एक बचा हुआ है बॉयज में। लैटरल मेरिस्टेम नहीं, तुम पहले बताओ। नहीं तुम लोग बताइए, जो नहीं बताया उससे को पहले मौका दें। पेरीफेरी और पैरेलल टू द साइड। कहाँ दिमाग था? पूछ रहे हैं कि लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम, दे आर द मेरिस्टेम विच इज फाउंड पैरेलल टू द और पैरेलल टू द साइड, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑब्लिक थिकनेस। क्या आपको लिखना है? गर्थ लिखना है, और गर्थ के साथ दूसरा वर्ड भी लिखेंगे, थिकनेस, ठीक है। गर्थ और गर्थ जरूर लिखेंगे। बैठिए, देखिए इतने बॉयज लोग कोई भी नहीं बताया, ठीक है। और उसमें से एक गर्ल्स जिसको भी उठाया वही बता दिया, ये भी नहीं कि गलत बताती तो समझ में आता, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब पहले तो क्वेश्चन लिखो जो घर से बनाओगे। पहले तो क्वेश्चन लिखोगे जो घर से एकदम याद भी करना है। बनाने का मतलब केवल राइटिंग होना है, सो ही नहीं। एक बार पूछे तो जवाब दो। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड क्वेश्चन, write the features of cells of meristematic tissue. Third question, features of cells of meristematic tissue. वो तो फीचर्स अभी थर्ड नहीं बोले हैं, अभी सेकंड बोले हैं ना, सेकंड रिपीट कर दिए, थर्ड लिखोगे, ठीक है। राइट द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। राइट द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो सबको डिफाइन भी करना है, फंक्शन भी लिखना है। ऐसा नहीं कि वो अंडरस्टूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल लिख दिए एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। सर आप तो यही बोले थे, पूरे क्लास में बोल रहे हैं। इनको आपको लिखना भी है और उतना आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कोई पूछे एट ए टाइम तो बता दें। अब एक कि कल वाले होमवर्क को भी थोड़ा सा पहले पूछ ले। सबसे पहले
कि कितने कितने लोग सीरियसली मेरे वर्क को कल किया था जितना दिया गया था। ठीक है, सीरियसली इतने लोग किए हैं। ठीक है, नहीं कॉपी नहीं देख रहे हैं पहले। चलिए आप बात पहले आपसे पूछेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? वो क्वेश्चन नहीं। अब प्रोकैरियोटिक तुम्हारा होगा क्लियर, तुम भी हाथ उठाई हो। अच्छा, पहले कौन कौन क्वेश्चन तुम बनाए हो? प्लांट और एनिमल सेल। ठीक है, फर्स्ट ये बता रहा है आपको डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। चलिए प्लांट सेल और एनिमल, प्लांट्स और एनिमल सेल। हाँ, चलो हाँ, स्मॉलर इन साइज होता है। साइटोप्लाज्म सब में होगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग नहीं, पहले उसको तब इसके बाद तुम ही बोलोगे। ठीक है, बैठो सुनो। अब वो देखो क्या बोल रहा है, बताओ प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दो डिफरेंस पहले तुम बताओ, उसके बाद तीसरा चौथा आविष्कार बताएगा, थर्ड फोर्थ। यूजुअली दे आर लार्जर। बात नहीं करो, क्या कर रहे हो? हाँ, टुवार्ड्स पेरीफेरी। चलो नेक्स्ट। तो कैसे हमको सेल वॉल के विषय में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज, और आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, नेक्स्ट। से किस में? एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, तो उसको तो पहले ही लिख दिए हम लोग कि आउटर मेम्ब्रेन उसका ये है। ठीक है, चलो यहाँ पे नेक्स्ट और बताओ। ठीक है, ठीक है, अब आप बताइए, बैठो। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल पे अंकिता। रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट सेल का क्या है? ग्लाइकोज। ठीक है, और किसका शेप, मतलब कौन रिजिड है, कौन शेप चेंज कर सकता है? रिजिड। ठीक है, तो बहुत सारा है अंतर। ठीक है, आप लेकिन बताइए विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री? विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री? राइबोसोम। ठीक है, वहाँ पे लास्ट बेंच, सबसे लास्ट बेंच, लास्ट बेंच पे आप ही कनिष्का, कनिष्का आप खड़ी होइए। ठीक है, विच ऑर्गेनेल्स कंटेन वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम? विच ऑर्गेनेल? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को और क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। आप बैठिए, आपके आगे, उनके जस्ट बीच में नहीं। हाँ, तुम। विच ऑर्गेनेल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल? राइबोसोम। राइबोसोम, लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम। ठीक है, विच, आप बैठिए तुम। विच टू ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल DNA? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बैठिए। अब हम लोग फिर से एक क्वेश्चन जो सिंपल सा था, तुम लोग कल आए थे ना, एक सेल डिवाइड करके 74 सेल्स बना ले रहा है, तो कितना कितना इतना इजी हो गया ना। ठीक है, अब फिर से इनसे पूछते हैं,
विच मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल? सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्या होगा इनके अनुसार, सेल वॉल कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप लोग पे आते हैं, इधर से आते हैं, बहुत सबका हाथ उठ रहा है। हम लोग मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन? फर्स्ट, चलिए आप बोलिए, बैठिए। अब तुम बोलो, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट? बस जी हाथ उठा सकते लेकिन आप बोलेंगे नहीं। व्हाट इज, बोलो, बात करके एक दूसरे को बताइए नहीं। फिर हम बता देते हैं, ठीक है। हाँ अंकिता आप बोलिए, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या मेजर डिफरेंस है? नहीं, देखो कह रहा है ना, ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना है। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, जैसे साइकिल अगर आप चलाती होंगी, फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, एनर्जी खर्च की, तब उस साइड, लेकिन बीच में आने के बाद जब फिर नेक्स्ट टाइम में आग नीचे की ओर जाती हैं, आपको लगता है कि साइकिल उतना ही चलाना पड़ता है, एनर्जी लगाती हैं नहीं, लेकिन आपका मूवमेंट हुआ। तो उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई चीज़ जा रहा है या प्लाज्मा सेल से कोई चीज़ बाहर आ रहा है, लेकिन इस बाहर निकलने के लिए या अंदर जाने के लिए एनर्जी को खर्च किया था, तो क्या कहलाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हायर कॉन्सेंट्रेशन से होगा, लोअर, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, बताए थे। अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब अभी ऊपर चढ़ रहे हैं तो अपहिल हुआ, मतलब जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन की। लेकिन जनरल में क्या होता है? हायर से लोअर। पैसिव में, तो पैसिव का टाइप्स पहले बताइए आविष्कार। पैसिव का टाइप्स, दिव्यम। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में भी अंतर बताओ। नहीं, आपको तो खड़े रखेंगे, आपसे उम्मीद नहीं था। सर जो गैस और लिक्विड में होता है सर, और सॉलिड में नहीं होता है, वही सॉलिड और लिक्विड और गैस में नहीं होता है। होता है, लेकिन सब मेनली होता है। तुमसे कोई पूछा, डिफरेंस पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, तो क्या क्या होगा? नहीं, पहले उसको बोलने दो। बहुत नहीं पता है सर। नहीं पता है, खड़े रहो, आप भी खड़े रहो। हाँ तुम बोलो। सर डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर में। और दूसरा अंतर कौन इसमें ऐड करेगा? लेट हिम, करने दो इसको भी। बताइए ना, उसको भी बताने दो। ठीक है, मेम्ब्रेन यहाँ पे तुम बोले, लेकिन थोड़ा सा ठीक करोगे। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है नहीं हो। हाँ बोलो। तो वो तो बोला गया ना कि जब सॉलिड लिक्विड गैस वो बोली और इसमें लिक्विड बोल दी। और देखो बैठो, डिफ्यूजन अगर अगरबत्ती जला देते हैं तो उसका स्मेल पूरे में जाएगा, लेकिन बीच में कोई मेम्ब्रेन है, तो डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बल्क ट्रांसपोर्ट, हाँ 1 2 जो बताता है वही केवल बताता, और लोग बताता ही नहीं है। तुम बोलो बस। हाँ नहीं हो गया, हम बोले थे कि आज पूछेंगे, अगले दिन जब भी आएंगे सॉल्यूशन के विषय में पूछेंगे। टाइप्स ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट, इंडोसाइटोसिस का टाइप,
फैगोसाइटोसिस में सॉलिड लिक्विड गैस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब फूड मटेरियल का, सॉलिड का, और वाटर होगा तो दैट्स वाई पिनोसाइट इज सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा जितना बताया है। घर से परमानेंट टिश्यूज को भी पढ़ के आओगे। एक ओनियन वाला जो तुम्हारा नीचे दिया हुआ है, नीचे का जो पार्ट कटिंग करेंगे तो उसी से देखा जाएगा, क्योंकि वहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। फिर बता देंगे, ठीक है, बंद कर दो तो।